गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास का 5वां अध्याय पढ़ाने के लिए आया हूं। 5वां अध्याय जिसका शीर्षक है यात्रियों के नज़रिए। अर्थात इस 5वें अध्याय में हमें यात्रियों के बारे में पढ़ना है। यूं तो प्यारे बच्चों भारत में न जाने कितने यात्री आए, बहुत सारे यात्री आए, ठीक है। सभी यात्री के तो बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें इस 5वें अध्याय में मुख्य रूप से 3 यात्रियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो यात्री है उनका नाम है अल-ब्रूनी। हमें पहले तो अल-ब्रूनी के बारे में जानना है। अल-ब्रूनी ने जो भारत आया, भारत में रहा, भारत का व्यवस्था को जो देखा, देख करके उनको भारत के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, खास करके उनका नज़रिया हम लोग जानेंगे। दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम लोग जानेंगे। और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर अर्थात फ्रांसीसी बर्नियर। तो कुल मिलाकर के इस अध्याय में यानी 5वें अध्याय में हमें 3 यात्री के बारे में पढ़ना है। 3 यात्री के बारे में पढ़ना है, अल-ब्रूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कॉपी पे निकाल लीजिए और सबसे पहले 5वां अध्याय का शीर्षक अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इतिहास का यह आपका दूसरा बुक है बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो कक्षा हमारा हो गया 12। कक्षा हो गया 12, ठीक है। विषय मेरा हो गया इतिहास, ठीक है। अध्याय हमारा हो गया 5वां और इसका शीर्षक है यात्रियों के नजरिए, ठीक है। यात्रियों के नजरिए, ये आपका प्यारे बच्चों हो गया शीर्षक। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस शीर्षक को समझना है। यात्रियों के नजरिए, ये जो शीर्षक है प्यारे बच्चों, इसी शीर्षक को हमें समझना है। अब विदेशी लोग समय समय पर भारत आए। पहला प्रश्न, क्यों आए? मन में प्रश्न उठेगा ना, क्यों आए? पहला आने का कारण रुचि। बहुत व्यक्तियों का रुचि होता है, मैं फलाना जगह जाकर के घूमूं फिरूं, वहाँ का व्यवस्था देखूं। आपके भी मन में तो होगा ना कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं, पेरिस जाऊं। मन में रहता है कि नहीं रहता? पहला तो रुचि हो गया। तो लोग रुचि के कारण वे भारत आए। अब जब भारत आए तो भारत का व्यवस्था को देखें। अब जब देखें और देख करके उन्होंने अपना वृत्तांत दिया। वृत्तांत मतलब विवरण दिया। क्या दिया? विवरण, ठीक है। वृत्तांत का मतलब हो जाता है विवरण। इसी प्रकार कोई रुचि के कारण आया, कोई बेरोजगारी से ग्रसित था तो भारत में रोजगार ढूंढने के लिए आया, ठीक है। किसी का जो क्षेत्र भौगोलिक के कारण बेहतर नहीं था तो उस कारण भारत में रहने के लिए आया। तो इस प्रकार से विभिन्न कारणों से अनेक लोगों ने क्या किया? तो आपको भारत का यात्रा किया। अब यात्रा करने के दरमियान कोई तो भारत में ही बस गए, ठीक है। कोई भारत में रहे और फिर बाद में वो आपको चले गए। जैसे अल-ब्रूनी जब भारत आया तो अल-ब्रूनी को भारत पसंद आ गया और फिर वो अपना सारा जीवन भारत में ही आपको बिता दिया। जबकि फ्रांसवा बर्नियर भारत आए, भारत को देखे और फिर भारत से वे आपको चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस अध्याय में ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर ही आते हैं कि देखिए इस अध्याय में
तीन यात्रियों के बारे में पढ़ना है। वो 3 यात्री कौन कौन है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहला अल ब्रूनी, ठीक है। तो आज हम लोग अल ब्रूनी का जो भी नजरिया रहा उसको देखेंगे और क्या करेंगे, अल ब्रूनी का जो टॉपिक है आज इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो स्टार मार्क करके आप लोग लिखिएगा भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट बना करके आप लोग नोट बना सकते हैं। भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री तो कौन कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? पहला हो गया अल ब्रूनी, अल बिरूनी, ठीक है। दूसरा इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। तीसरा हो गया फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर अर्थात फ्रांसीसी बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर कहिए या फ्रांसीसी बर्नियर कहिए, बात आपका बराबर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो तीनों जो यात्री हैं, इन तीनों यात्रियों ने क्या किया कि पहली बात भारत को देखा, भारत को देखा। अब भारत का क्या देखेगा? अरे भाई भारत का समाज देखेगा। समाज में क्या देखेगा? तो समाज में उन्होंने देखा, किसी ने देखा भारत का वर्ण व्यवस्था। अरे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है जो कि 4 भागों में विभक्त है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। उसके बाद देखा वर्ण तो है ही, ऊपर से जाति व्यवस्था भी है। कौन सा व्यवस्था? तो प्यारे बच्चों जाति व्यवस्था भी है, ठीक है। और ये जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में असमानता भरी हुई थी। किसी का स्थान सर्वोपरि था तो किसी का स्थान काफी निम्न था, इतना निम्न कि वे लोग जो जीवन यापन कर रहे थे बड़ी मुश्किल से आपको कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों ने भारतीय समाज को देखा। समाज में मैंने बता दिया, किसी ने भारत के दास प्रथा को देखा, किसी ने भारत का सती प्रथा को देखा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न यात्रियों ने भारत के समाज को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। देखने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने डायरी में लिख लिया। क्या किया? अपने डायरी में लिख लिया, अरे भारत में तो कुछ अलग है, अलग है, कहीं भूल ना जाए, इसलिए उन्होंने डायरी में लिख लिया। अब वो जो डायरी में उन्होंने जो लिखा, नोट कर करके धीरे धीरे समय अंतराल में वह डायरी एक प्रकार का पुस्तक का रूप धारण का आपको कर लिया। तो इसी में देखिएगा कि सभी यात्रियों ने अपना अपना पुस्तक लिखा। जैसे अल ब्रूनी की मैं बात करूं तो इन्होंने जो बुक लिखा, इनका जो पुस्तक है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। अब जब हम अल ब्रूनी द्वारा लिखे गए किताब उल हिंद को जब हम पढ़ेंगे तो भारत के समाज, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में हमको दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार इब्न बतूता ने भी आपको लिखा रहला, ठीक है। इसी प्रकार फ्रांसीसी बर्नियर ने भी आपको लिखा, ठीक है। तो खास करके इनके द्वारा जो विवरण आपको दिया गया है, अर्थात जो वृत्तांत मतलब विवरण जो दिया गया है, उन्हीं वृत्तांतों का हमें क्या करना है? तो अध्ययन करना है। इतनी तो बात आप सभी के मन में, दिमाग में चला गया होगा। यहां तक तो समझने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। अल ब्रूनी के बारे में आज हम जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में इब्न बतूता और फ्रांसीसी बर्नियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट अल ब्रूनी तो एक ही है, लेकिन इसका कथा कहानी काफ़ी लंबा है।
पहले हम जानेंगे ना कि अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, यह कहाँ तक पढ़ा लिखा था, ठीक है, यह भारत कैसे आया, इस प्रकार तो जानना तो जरूरी हो जाता है। नहीं तो आप ही कहिएगा कि सर तो बताएं ही नहीं कि कहाँ जन्म हुआ, सर जी शॉर्ट कोट मार दिए। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अल ब्रूनी के बारे में हम लोग परिचय देख लेते हैं कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म कहाँ हुआ, वो कैसे भारत आए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मैं क्या कर देता हूं, तो मिटा देता हूं। सबसे पहले यदि मैं अल ब्रूनी की मैं बात करूं तो इनका जन्म उज्बेकिस्तान देश, कौन सा देश, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है ख्वारिज्म। क्या नाम है प्यारे बच्चों, ख्वारिज्म, अर्थात ख्वारिज्म प्रदेश के खीवा में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था, तो प्यारे बच्चों ख्वारिज्म के खीवा में हुआ था। अब जैसे मेरा जन्म कहां हुआ, तो भाई मेरा जन्म हुआ भारत में, लेकिन भारत में किस प्रांत में, तो बिहार प्रांत में, अर्थात बिहार प्रदेश में। अब बिहार में कहा, तो बिहार में समस्तीपुर में मेरा जन्म हुआ है। उसी प्रकार अल ब्रूनी का जन्म आप सभी को लिखिएगा। अल ब्रूनी का जन्म सबसे पहले पॉइंट बना करके नंबर 1 पॉइंट 973 ईस्वी में, ठीक है, 973 ईस्वी में हुआ था। डेट भी याद कर लेना है, 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, के क्षेत्र ख्वारिज्म, आधा खो है, ठीक है, ख्वारिज्म के खीवा प्रदेश में हुआ, के खीवा में हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना तो याद ही होगा, ज्यादा नहीं, आपको ये याद कर लेना है अल ब्रूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ। चूंकि आपके वस्तुनिष्ठ में ऑप्शन में यही मिलेगा, खीवा तीवा नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने बता दिया। अरे मेरा ही कोई पूछेगा, यदि मैं विश्व भारतीय लेवल पर बात हो रहा है कि मुकेश सर का जन्म कहाँ हुआ, सब कहेगा बिहार में। बिहारी थे वे गर्व से, है कि नहीं। कोई थोड़ी बोलेगा समस्तीपुर में हुआ, ज़्यादातर बिहारी बोलेगा। उसी प्रकार एग्जाम में भी यही रहता है। अल ब्रूनी कहाँ थे, तो ख्वारिज्म। क्यों भाई, तो बिहारी जैसे प्रसिद्ध है पूरे भारत में, उसी प्रकार ख्वारिज्म काफ़ी ज़्यादा उस समय पर क्या था, तो प्रसिद्ध था। किस लिए, तो शिक्षा के लिए। शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब था ख्वारिज्म, ठीक है, बड़ा यानी शिक्षा का बहुत बड़ा ख्वारिज्म हब था। शिक्षा जितना भी अल ब्रूनी ने अपना पढ़ाई लिखाई ख्वारिज्म में किया और उच्च शिक्षा प्राप्त किया। कौन से शिक्षा प्राप्त किया, उच्च। जितना उच्च उस समय था उतना उच्च की शिक्षा अल ब्रूनी ने क्या किया, तो ग्रहण किया, हासिल किया, ठीक है। अल ब्रूनी भाषा, कई प्रकार के भाषा को जानता था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बोलूंगा तो अभी समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाएगा। इससे बेटर है कि नोट्स बना करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, हाँ ये भी लिख लीजिए। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। अब से पूछेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र कौन था, तो टिक मार देना ख्वारिज्म, ठीक है। ख्वारिज्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अल ब्रूनी ने उस समय सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त की,
ये भी लिख लीजिएगा, अल ब्रूनी ने उस समय सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अल ब्रूनी क्या करता है, उस समय सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अरे भाई, जो सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा क्या कहलाएगा, विद्वान, ज्ञानी। इसका मतलब अल ब्रूनी अपने आप में एक विद्वान आदमी था, ज्ञानी आदमी था कि नहीं था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अनेक भाषा का ज्ञानी था, अनेक भाषा का। ठीक है, अल ब्रूनी अनेक भाषा का ज्ञाता था। उसे मुख्य रूप से अरबी, फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू भाषा का ज्ञान था। कौन कौन भाषा का ज्ञान था मैं लिख देता हूं। अरबी भाषा जानता था, फारसी भाषा जानता था, सीरियाई भाषा जानता था, संस्कृत भी जानता था। भारत में आया, संस्कृत को पढ़ने में इतना रुचि दिखाया कि एकदम संस्कृत बोलना तक जान गया। संस्कृत और उसके बाद और हिब्रू। ठीक है, हिब्रू भाषा का ज्ञानी था। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना भाषा, अरबी, फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू। 1 2 3 4 5 गो भाषा जानता था अल ब्रूनी। आप कितना भाषा जानते हैं ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इतना जो कुछ जो था ख्वारिज्म में प्रसिद्ध, सबको नहीं चाहेगा, अरे ख्वारिज्म तो बहुत बड़का शिक्षा का केंद्र है, रुको लूटते हैं ख्वारिज्म को, आक्रमण करके लूट लेते हैं पूरा। इसी इरादे में महमूद गजनबी आता है, ख्वारिज्म पर आक्रमण कर देता है और ख्वारिज्म को लूट लेता है। लूटने के साथ जितना भी आपका विद्वान होता है सबको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। क्या बना लेता है, बंदी। उन बंदी में से एक बंदी था जिसका नाम था अल ब्रूनी। क्या नाम था तो प्यारे बच्चों, अल ब्रूनी। उन्हीं बंदी में से एक बंदी था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बना करके आप सभी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1017 में 1017 सॉरी मैं डेट बोलना भूल गया, 1017 में महमूद गजनबी ने ख्वारिज्म पर हमला किया। ठीक है, और इस हमले के बाद महमूद गजनबी ख्वारिज्म के कई कवियों एवं विद्वानों को अपने साथ बंधक बना करके भारत ले आया। ठीक है, कहाँ ले आया, भारत। और इन्हीं बंधकों में से एक बंधक कौन था, तो अल ब्रूनी था। तो इस प्रकार अल ब्रूनी भारत में आया, किसके साथ, तो प्यारे बच्चों महमूद गजनबी के साथ आया। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा प्रश्न आता है कि अल ब्रूनी भारत किसके साथ आया, तो महमूद गजनबी के साथ आया। ठीक है, समझ गए। तो मेन बात था कि 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वहां के, यानी अब ख्वारिज्म तो शिक्षा का केंद्र था, तो काफी ज्यादा विद्वान लोग थे, कवि लोग थे। तो महमूद गजनबी ने उनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके अपने साथ भारत लेते आया। ठीक है, समझ गए। अब अल ब्रूनी जो है इतना ज्ञानी ही था कि धीरे धीरे महमूद जो आपका अल ब्रूनी है, महमूद गजनबी को काफी ज्यादा पसंद आ गया। ठीक है, अब काशी, ये
अब ये जो महमूद गजनबी जो है, महमूद गजनबी को अलबुर्नी काफ़ी अच्छा लगा, चूँकि काफ़ी ज़्यादा विद्वान था, और विद्वान होने के कारण महमूद गजनबी ने इसे क्या किया, इसे भारत में एक पद के रूप में इसे नियुक्त किया। काजी के पद पर आपको नियुक्त किया था, काजी के पद पे, ठीक है। और काजी के पद पर रहते हुए अलबुर्नी ने भारत में रहा, और फिर अलबुर्नी भारत में जो रहा तो भारत काफ़ी अच्छा लगा, अलबुर्नी को भारत काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अतः इस प्रकार अलबुर्नी ने अपना 70 साल का जो जीवन है वो कहाँ बिताया, तो भारत में ही आपको बिताया। अब इस 70 साल के दरमियान अलबुर्नी ने भारत के समाज को देखा, अलबुर्नी ने भारत के रीति रिवाज, पर्व, यानी सभी चीज़ों को देखा, ठीक है। समाज को देखा, समाज में जो रीति रिवाज है उसको देखा, शादी ब्याह देखा, पर्व देखा, हर एक चीज़ को देखा। तो उन्हीं चीज़ को देख करके अलबुर्नी ने इन सभी बातों को अपना एक किताब में लिख दिया। किस में लिख दिया? किताब में, ठीक है। और उस किताब का नाम दिया किताब उल हिंद। ये सबसे बड़का पॉइंट है, किताब उल हिंद, ये सबसे बड़का पॉइंट है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताओ बच्चों, किताब उल हिंद ने किसने लिखा? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अलबुर्नी। अलबुर्नी ने किताब उल हिंद को लिखा। अब आप कहिएगा सर किताब तो समझे, किताब, ये उल हिंद क्या होता है, हमको भेजे में नहीं आ रहा है। उल हिंद होता क्या है? अरे टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, आपको बताऊंगा किताब उल हिंद क्या होता है। उल हिंद हो गया फारसी शब्द। कौन सा शब्द? फारसी शब्द, ठीक है। अब जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को फारसी में वे लोग कहते थे हिंदू। क्या कहते थे? हिंदू। सिंधु को फारसी में कहे हिंदू। और हिंदू नदी यानी सिंधु नदी को वे लोग हिंदू बोले। क्या बोले? हिंदू बोले, ठीक है। और उस क्षेत्र को उल हिंद कहा। क्या कहा? उल हिंद। और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदी कहलाए। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार हिंद, हिंदू शब्द का जन्म होता है। जो आज हम लोग जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अरे इनसे पहले किताब उल हिंद से पहले कोई जान भी नहीं करता था कि हिंदू होता क्या है। अब आप कहिएगा कि सर कोई जानता नहीं था हिंदू क्या होता था, तो इसका मतलब मेरा पहले धर्म क्या था? आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा? जब हिंदू शब्द जो है फारसी शब्द के तहत आया, यानी सिंधु को उनने हिंदू कहा। तो आज हम जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो उस समय तो हम लोग तो हिंदू नहीं थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हम सभी को हिंदू कहा ना। तो हमारा हिंदू, तो हम लोग, हमारा धर्म क्या है, ये प्रश्न आपका चिन्ह आपको लग जाता है। तो कभी भी देखिएगा कि बड़ा बड़ा यज्ञ होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा यज्ञ, महाभारत का कथा होगा, रामायण का, हिंदू शब्द आप नहीं सुनिएगा। क्या सुनिएगा? सनातन धर्म। कौन सा धर्म? सनातन। अर्थात हम लोग मुख्य रूप से सनातन धर्म के हैं। किस धर्म के हैं? तो प्यारे बच्चों सनातन, ये याद रखिएगा। सनातन धर्म यानी हम लोग सनातन धर्म के हैं। हम लोगों को कोई मतलब कि जो हिंदू जो कहलाया वो मुख्य रूप से सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग हिंदू कहलाए थे, ठीक है। तो पॉइंट बना करके मैं आप सभी को लिख देता हूं। तो इतना तो आप लोग तो लिखिए, आप लोग लिए होंगे। तो इसे मैं मिटाता हूं और किताब उल हिंद के बारे में आपको मैं लिखता हूं, ठीक है। तो चलिए किताब को मिटाया, सॉरी इस पॉइंट को मिटाया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? कमेंट करके बताइएगा। कल तो बकरीद था, सभी बच्चे बकरीद में खुशियां मनाई होंगे। कल बकरीद था तो ऑफलाइन मैंने बंद कर दिया था, तो इसलिए मैंने क्लास आपको नहीं लिया, तो क्लास में नहीं ले पाया था कल, ठीक है। सभी बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर जी डेली क्लास नहीं लेते, डेली क्लास नहीं लेते हैं। तो पॉइंट बनाइए किताब का, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये किताब किसने लिखा? किसने लिखा प्यारे बच्चों? अलबुर्नी ने।
किताब उल हिंद किसने लिखा? अल-बरूनी ने। इतना तो समझ में आ जाएगा। इस किताब में, ये जो किताब है किस भाषा में लिखा गया है? तो लेखक अल-बरूनी, अरबी भाषा, किस भाषा में लिखा गया है? तो प्यारे बच्चों अरबी भाषा में यह किताब आपको लिखा गया है। ठीक है, अरबी भाषा। ठीक है, एकदम ठीक है, अरबी भाषा में यह किताब आपको लिखा गया है। इस किताब में, किताब उल हिंद में 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय? ये भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि किताब उल हिंद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 80 अध्याय। ठीक है, 80 अध्याय इस किताब में आपको है। ठीक है, तो किताब उल हिंद में 80 अध्याय है। सभी अध्याय को सरल एवं स्पष्ट तरीके से आपको लिखा गया है। ठीक है, तो किताब उल हिंद के बारे में खैर हम पहले बाद में जानेंगे, लेकिन किताब का तो मतलब आप समझ गए, इस उल हिंद का मतलब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें भी बीटीबीसी का जो बिहार का जो मेन जो बुक है आपको जो सिलेबस में दिया गया, उसमें साफ साफ मेंशन है हिंदू के बारे में। किसके बारे में? तो प्यारे बच्चों हिंदू के बारे में। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, किताब के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, हिंदू थोड़ा सा और स्पष्ट मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, हिंदू। अब हम चूंकि हिंदू शब्द को पहले हम देखेंगे, तो देखिए हिंदू शब्द लगभग 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया। ठीक है, 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। छठी 5वीं यानी 6-5 शताब्दी ईसा। अब ईसा पूर्व है तो घटेगा ही घटेगा, 6-5 शताब्दी ईसा पूर्व में आपको आया। ठीक है, ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। ये हिंदू कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, बुक से देख कर इसलिए भी लाइन बाय लाइन बोलो ताकि मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि सांप्रदायिक चीज है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा मेरे साथ, इसलिए सांप्रदायिक चीज में कोई जोखिम नहीं। ठीक है, तो देखिए हिंदू जो शब्द है कौन सा शब्द है? तो प्यारे बच्चों फारसी शब्द है। ठीक है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी जिसको अंग्रेजी में इंडस बोलते हैं, इंडस, इसलिए तो ये आगे चल करके भारत इंडिया भी आपको कहलाया, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। किस क्षेत्र के लिए? सिंधु नदी के पूर्व। ठीक है, पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। ठीक है, अरबी लोगों ने फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा। क्या कहा? इस क्षेत्र को अल हिंद, सबसे पहले कहा अल हिंद, अर्थात सिंधु नदी के पूर्व वाले जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को सबसे पहले अरबी लोगों ने अल हिंद कहा। ठीक है, तथा यहां निवासियों को हिंदी कहा गया, अर्थात जो लोग यहां रहते थे उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया हिंदी। ठीक है, कालांतर में यानी समय अंतराल में तुर्कों ने, चूंकि बाबर पहले भारत आया था, तो तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। यानी हिंदू को तुर्कों ने क्या कहा? हिंदू को तुर्कों ने आगे चल करके हिंदू कहा। क्या कहा? तो हिंदू कहा। उनके निवास क्षेत्र को, अब हिंदू जहां रहते थे उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, हिंदुस्तान कहा, तथा इसकी भाषा हिंदवी का नाम दिया गया, तथा इसकी भाषा का नाम दिया गया हिंदवी। ठीक है, सॉरी हिंदवी, ऊपर में आधा गुनो है, हिंदवी भाषा का नाम दिया इनसे। ठीक है, हिंदवी भाषा का नाम दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों देखिए, इस प्रकार क्या होता है? हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान शब्द का जन्म होता है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान शब्द का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपका जन्म होता है। समझ गए? समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत
तो जाहिर सी बात है इस किताब में किसके बारे में लिखा होगा, किसके बारे में लिखा होगा? तो सिंधु नदी के पूर्व के किनारे क्षेत्र, पूर्व के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उसके बारे में लिखा है, उसके समाज के बारे में लिखा है, उसके रीति रिवाज के बारे में लिखा है, उसके वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है, उसके पर्व त्योहार सभी के बारे में लिखा है। तभी तो कुल मिलाकर के 80 अध्याय बन गया। तो 80 अध्याय में हमको सभी अध्याय नहीं पढ़ना है, तो हमको क्या पढ़ना है? हमको खास करके वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना है, जाति व्यवस्था के बारे में जानना है। तथा अल-बरूनी ने इस जाति व्यवस्था को फारसी जाति व्यवस्था से भी तुलना किया, क्योंकि वहां भी फारस में भी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, तो आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये नोट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं प्यारे बच्चों? नोट कर लिए हैं। इस प्रकार हिंदू क्या है समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं सभी बच्चों को। ये जो मैं जितना बात बताया अपने मन से नहीं बताया हूं, आपके सिलेबस में जो मूल बुक है बिहार का, ठीक है, ये प्यारे बच्चों देखिए यही आपका मूल बुक है ना। इस मूल बुक में पेज नंबर 117 में आपको दिया गया है। इसलिए मैं बता दिया, चूंकि ये सब सांप्रदायिक चीज है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई आपको दिक्कत हो। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस किताब में आपको क्या क्या चीज का वर्णन है? तो सभी अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न के साथ होती है। प्रश्न के बाद भारतीय व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है एवं अंत में अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की तुलना की जाती है। ठीक है, तो किताब उल हिंद में वर्णित कुछ बातें हमको क्या करना है? तो प्यारे बच्चों जानना। तो किताब उल हिंद में वर्णित कुछ बातें, ठीक है प्यारे बच्चों, किताब उल हिंद में वर्णित कुछ बातें। ठीक है, अब किताब उल हिंद में क्या क्या बातें वर्णित है? तो सबसे पहले जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? तो प्यारे बच्चों जाति व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए जाति व्यवस्था को तो आप तो देखिएगा ही देखिएगा। अब जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले अल-बरूनी ने देखा कि भारतीय समाज 4 भागों में विभक्त है। कितने भाग में? 4 भाग, जिसे हम 4 वर्ण के नाम से जानते हैं। चारों वर्ण का नाम पता होगा आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण पता ही होगा। पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। इसी चारों वर्ण में सबसे ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था। उसके बाद क्षत्रिय का आता था, फिर वैश्य का आता था, फिर सबसे अंतिम में शूद्र को आता था। शूद्र का स्थिति काफी खराब था बेचारा। शूद्र का काम था कि तीनों वर्ण का क्या करना था प्यारे बच्चों? तीनों वर्ण का सेवा करना। ठीक है, समझ गए? चलिए, उसके बाद ये जो वर्ण व्यवस्था है, उन अल-बरूनी ने यह देखा कि वर्ण व्यवस्था जन्मजात होता था, यानी कि जिस बच्चे का जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो वह आजीवन ब्राह्मण, जिस बच्चे का जन्म यदि शूद्र में हुआ है वह आजीवन शूद्र। इस प्रकार का वर्ण व्यवस्था आपको, जाति व्यवस्था आपको था। ठीक है, फारस की जाति व्यवस्था। फिर उन्होंने देखा कि फारस में भी क्या है, तो आपको जाति व्यवस्था है। फारस में भी आपको चार वर्णों में आपको बटा हुआ था। तो इस प्रकार से किताब उल हिंद में भारतीय जाति व्यवस्था को फारस के जाति व्यवस्था से भी क्या किया जाता है? तो प्यारे बच्चों तुलना आपको किया जाता है। तो मुख्य बातें इतना ही है अल-बरूनी के किताब में। इससे ज़्यादा हमको पढ़ना आपको है नहीं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाता है। इसके बाद आपको सीधे हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इब्न बतूता आपका 5वां अध्याय में हो जाता है। क्योंकि इब्न बतूता ने सती प्रथा को देखा, दास प्रथा को देखा, तो खास करके हमको सती प्रथा के बारे में जानना है। इब्न बतूता ने सती प्रथा
किस प्रकार देखा। काफी अच्छा कहानी, मजेदार, मस्त लगेगा सुनने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग अवश्य रूप से करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कहानी सुना करके इस अध्याय को मैं आपको समाप्त कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। धन्यवाद।